नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, कल मैं मेरे सोशल मीडिया की जो भी मेरे चैनल्स थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब्स पर मैं अपनी अपलोडेड वीडियोस को मैं देख रहा था। तो वीडियोस के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। वो कमेंट्स को भी मैं पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि अधिकतर जो हमारे सब्सक्राइबर्स या फिर जो भी व्यूवर्स थे, उन्होंने कमेंट सेक्शंस में ये लिखा था कि सर जी, मैं पर्सनल लोन का डिफॉल्टर हूँ। मैंने मल्टीपल पर्सनल लोन्स ले लिए हैं, उसकी ईएमआईज़ डिफ़ॉल्ट हो रही हैं। मैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स मैंने ले रखे थे, उसकी जो भी ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स थी, उसमें जो भी बिल जनरेट हो रहे थे, वो बिल्स भी डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में सर जी मुझे बताइए कि मुझे इसमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? इसमें मेरी मदद करिए। ईएमआईज़ लगातार कंटीन्यूअसली डिफ़ॉल्ट हो रही हैं। मुझे काफ़ी डर है कि कहीं आगे चलकर मेरे खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई या फिर लीगल एक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए। इस प्रकार से लोन के डिफ़ॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स ने मेरी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट सेक्शंस में लिखा था और मुझसे मदद वो माँग रहे थे। तो ऐसे में इस कमेंट्स के रिप्लाई में कुछ ऐसे महाशय भी लोग थे या फिर जो महान भावुक बोल सकते हैं हम। हो सकता है मे बी वो लोन रिकवरी एजेंट्स हो या फिर कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन हो। उन्होंने इस कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई दिया, जवाब दिया कि भैया, इतना क्यों डरते हो? पर्सनल लोन तो है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर्सनल लोन का डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ नहीं, डिफ़ॉल्ट होने दीजिए। धीरे-धीरे अपने आप आगे चलकर ये सेटल्ड हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माफ़ी हो जाएगी। क्यों डरता है भाई? मैंने भी तो लोन लिया था, पर्सनल लोन। देख भाई, मैंने तो भरा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, अपने आप खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं, एक गलत गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस तो नहीं बोलेंगे, वो अपने हिसाब से अपनी राय रख रहे हैं, जो कि दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। एक रॉन्ग मैसेज ये लोग दे रहे हैं हमारे लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स को। तो ऐसे लोगों के कमेंट्स के ऊपर, मैसेज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप जरा सोचो, अगर लोग पर्सनल लोन्स लेंगे, कार्ड्स लेंगे और ईएमआईज़ नहीं भरेंगे, तो क्या बैंक छोड़ देगी कि भाई लोन ले लो और मत भरो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपने पर्सनल लोन्स लिया है, आपने कार्ड्स लिए हैं और आप उसका ईएमआई नहीं भरोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, उसको डिफ़ॉल्ट होने दोगे, छोड़ दोगे, आगे चलकर माफ़ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, अपने आप सेटल्ड हो जाए, खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी इस मैसेज को ना रखें दोस्तों। इस प्रकार के मैसेज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो क्लास के अंदर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि चाहे पर्सनल लोन का डिफ़ॉल्ट हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स का डिफ़ॉल्ट हो, ऐसे में इसकी ईएमआईज़ को डिफ़ॉल्ट करना ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है दोस्तों। यदि जेन्युइन डिफ़ॉल्ट है, तो कोई दिक्कत समस्या ही नहीं, आगे चलकर मामला सेटल्ड होगा, कुछ आपको कंसेशन, कुछ वेव ऑफ, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बैंक एनबीएफसीज़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी, जैसा ये जो कमेंट सेक्शंस में ये महोदय जी ने जो लिखा है, इनको मैं फॉलो करूँ, इनकी राहों पर चलूँ, तो दोस्तों अगर यदि आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावधान और अलर्ट हो जाइए दोस्तों। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आप ज़रा याद करिए कि जब आपने पर्सनल लोन लिया था, तो लोन लेते समय बैंक एनबीएफसीज़ के साथ में आपने एक एग्रीमेंट, एक समझौता आपने साइन किया था और उसमें आपने आपकी ईसीएस मैंडेट की, ऑटो डेबिट मैंडेट की, आपने ईसीएस की परमिशन दे रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने की फिक्स्ड डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके, कट के बैंक और एनबीएफसीज़ के अकाउंट में ट्रांसफर होनी थी आपके लोन के संबंध में, जो भी आपकी ईएमआई बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप सफिशिएंट फंड, एक जो पर्याप्त जो राशि होती है, वो आप मेंटेन नहीं करते हैं और ऐसे में क्या होता है, ईसीएस लगती है, ईसीएस हिट होती है, ईसीएस डिफॉल्ट होती है दोस्तों। और ये ईसीएस हिट, ये ईसीएस डिफॉल्ट एक बार नहीं, रिपीटेडली बार-बार दोस्तों, महीने में कम से कम 10 बार हिट होती है दोस्तों। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, एक कानून है, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसके तहत ईसीएस डिफॉल्ट होना, जानबूझकर इंटेंशनली डिफॉल्ट करना ईसीएस को, ये अपने आप में एक ऑफेंस, एक अपराध है दोस्तों, जो कि सेक्शन 25 के तहत आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल हो सकता है दोस्तों। सेक्शन 25 में सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ईसीएस को डिफॉल्ट करना दोस्तों, ये अपने आप में आगे चलकर एक ऑफेंस, एक अपराध बन सकता है, इंटेंशनली, जानबूझकर। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपके पास पैसे हैं, तो आपको पैसे देने हैं, अपनी ईसीएस को हर महीने आपको क्लियर करनी है दोस्तों। यदि आपका जेन्युइन डिफॉल्ट है, कोई आर्थिक समस्याएं चल रही हैं,
फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉस हो गया है, आपके बिजनेस व्यापार में काफी भारी भरकम नुकसान और लॉस हो रहा है, आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ चुकी है, तो ऐसे में आप एक सफिशिएंट फंड और पर्याप्त राशि अपने बैंक अकाउंट में आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी ईसीएस डिफॉल्ट हो रही है दोस्तों। तो ये चीजें समझ में आ जाती है, ये एक जेन्युइन रीजन है। बट विलफुल जानबूझकर विलफुल डिफॉल्टर बनना ये अपने आप में एक ऑफेंस, एक अपराध होगा दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, ईसीएस डिफॉल्ट बिल्कुल भी ना करें जानबूझकर, इंटेंशनली, नहीं तो सेक्शन 25 में द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड्स का मल्टीपल डिफॉल्ट है, आपका पर्सनल लोन का मल्टीपल डिफॉल्ट है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, बैंक और एनबीएफसीज आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में बीएनएस की धारा 318 और 316 के तहत चीटिंग एंड फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात का भी केस मुकदमा कर सकती है दोस्तों। और कई लोगों के खिलाफ में, के अगेंस्ट में, के ऊपर 318 316 के तहत बीएनएस की धारा के तहत दोस्तों केस मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पर्सनल लोन का डिफॉल्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना तो कोई कोलेट्रल है, ना तो कोई बंधक है। क्या कर लेंगे? तो दोस्तों यही कर लेंगे, सेक्शन 25 बीएनएस की धारा 318 और 316 दोस्तों। दूसरी चीज, आर्बिट्रेशन का भी तो ऑप्शन है, आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलाकर दोस्तों आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में दोस्तों सेक्शन 17 में इंटरिम ऑर्डर भी पास करके आपके सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके खिलाफ में आगे चलकर अवार्ड पास करके आपकी चल संपत्तियों, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे में यदि आपका ईएमआई डिफॉल्ट हो रहा है, तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको बैंक और एनबीएफसीज के साथ में रिटर्न कम्युनिकेशंस करना चाहिए, आपकी दिक्कत समस्याओं को बैंक और एनबीएफसीज के साथ में साझा और शेयर करना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज, आपको तुरंत इंस्टेंटली इमीडिएटली आपको बैंक और एनबीएफसीज को आपको लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उनसे बातचीत करना चाहिए। और इस डिफॉल्ट के संबंध में यदि कोई लीगल नोटिस आती है तो उस लीगल नोटिस का इमीडिएटली आपको तुरंत रिप्लाई, जवाब फाइल करना चाहिए आपके एडवोकेट के माध्यम से। यदि आपको सेक्शन 25 की नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है दोस्तों, तो आपको इन नोटिसेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको इन नोटिसेस का आपको रिप्लाई, जवाब आपको इमीडिएटली देना चाहिए दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बैंक और एनबीएफसीज की नजर में आप एक विलफुल डिफॉल्टर बन सकते हैं और आपके खिलाफ में दोस्तों बीएनएस की धारा 318 और 316 के तहत केस मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और ये केस मुकदमा कहां दर्ज होगा? आप जिस स्टेट, जिस राज्य में रहते हैं ना, वहां नहीं होगा, दूसरे स्टेट में होगा। कलकत्ता, लुधियाना, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई दोस्तों, ऐसे अलग अलग राज्यों में आपके खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज हो सकता है, चाहे वो सेक्शन 25 में हो, चाहे वो बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 में हो दोस्तों। तो आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है दोस्तों। यदि आप बकायदा नियम कानून से जब आप रिप्लाई फाइल करेंगे, इंटीमेशन लेटर देंगे, अपनी समस्याओं को बैंक और एनबीएफसी के साथ में साझा और शेयर करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आगे चलकर आपके इस मामले में सेटलमेंट और समझौता होने के चांसेस बढ़ेंगे दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो प्लीज आप थोड़ा सा जेन्युइन बनिए और सभी नोटिसेस का रिप्लाई, जवाब आप सही समय पर देते चलिए। यकीन मानिए दोस्तों, सेटलमेंट पक्का होगा, केस मुकदमा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। अब इस वीडियो पर कुछ लोग ये कमेंट्स करेंगे कि सर जी आप तो डरा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कानूनी तरीके से चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जो कानून कहता है वो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। यदि आप इस भ्रम में रहेंगे कि उसने नहीं भरा, उसके साथ में कुछ नहीं हुआ, तो मेरे साथ में भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो एक मैसेज आपके दिमाग में चल रहा है, ये एक गलत और रॉन्ग मैसेज है। ये आगे चलकर आपके खिलाफ में बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों, तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए, मैं आपको डरा रहा हूं, मैं कानूनी बात कर रहा हूं, मैं आपको कानूनी रास्ते बता रहा हूं, मैं आपको कानूनी तौर तरीका बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, जानबूझकर इंटेंशनली ईसीएस को डिफॉल्ट ना होने दीजिए दोस्तों। यदि जेन्युइन रीजन है तो बैंक एनबीएफसी के साथ में तुरंत इमीडिएटली आपको वार्तालाप, कम्युनिकेशंस आपको करना चाहिए, अपनी दिक्कत समस्याओं को आपको साझा और शेयर करना चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।